आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। बेसिकली ब्लड को किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करा जाता है उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसी को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अपन ABO एंड RH दोनों ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग की। तो क्या होता है, ठीक है, बहुत बेसिक से समझेंगे और एकदम पूरा टॉपिक आज अपन क्लियर करके जाएंगे। तो द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लासीफाई ह्यूमन ब्लड इनटू टाइप्स A B एंड O। ठीक है, 4 टाइप में डिवाइड करा जाता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ह्यूमन ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में डिवाइड करा जाता है। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। अब इनको किस बेसिस पे इन चारों में डिवाइड करा जाता है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ A एंड B एंटीजन्स ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B इन द प्लाज्मा। बेसिकली अपने ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, 2 टाइप के एंटीजन्स, A एंटीजन एंड B एंटीजन। तो इन दोनों एंटीजन में से कोई एक प्रेजेंट होता है या फिर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं या फिर दोनों ही नहीं प्रेजेंट होते। उसी के बेसिस पे जो है ABO ब्लड ग्रुपिंग में अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो उसी को अपन धीरे धीरे आगे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्रूशियल है फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको सेम ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट से ही ब्लड दिलाना पड़ता है, वरना फिर जो है ब्लड रिजेक्शन, जो बॉडी है वो उस ब्लड को रिजेक्ट कर देती है और कुछ रिएक्शन देखने को मिलती है जो कि हार्मफुल हो सकती है। वो अपन आगे धीरे धीरे अपन को समझ में आएगा जब अपन एंटीजन्स एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट द पोटेंशियली फेटल इम्यून रिएक्शंस। ठीक, तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में अब देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीजन बेसिकली प्रोटीन्स और शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीजन्स प्रोटीन या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। A एंड B एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। RBC जो होती है ना, RBC की सरफेस पे एंटीजन्स देखने को मिलते हैं, प्रोटीन्स या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, A एंड B, और इनकी प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पे ही ब्लड को जो है अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप करा जाता है। वो अपन अगली स्लाइड में देखने वाले हैं कि वो कैसे होता है। पहले बात करते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्लाज्मा में। ये अटैक करते हैं फॉरेन एंटीजन्स को। मतलब अगर आपकी RBC के पास A एंटीजन है तो आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, B वाली। मतलब अगर B एंटीजन आया तो जाके उसको किल कर देगा। ठीक है, और अगर आपके RBC के ऊपर बी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा NTA। ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, NTA। मतलब अगर A एंटीजन आया तो उसको किल कर देगा। तो यही चीज़ अपन अगली स्लाइड में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से एंटीजन पे कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और कौन सा कहाँ पे कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, वो अपन अगली स्लाइड में और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उसके A अगर उसका ब्लड ग्रुप है तो उसके RBC पे एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन होगा A, और उसके पास एंटीबॉडी होगी NTB। इसका मतलब अगर इस पर्सन को आपने B ब्लड ग्रुप, ठीक है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास B एंटीजन हो, ऐसा ब्लड ग्रुप अगर आपने इस पेशेंट को दिया तो ये जो एंटीबॉडी है ये उस जो ब्लड आप इसमें इंजेक्ट करोगे बी ब्लड ग्रुप वाला, वो उसके साथ रिएक्शन करेगी और उसको किल करेगी। ठीक है, तो एक फटल रिएक्शन या फिर एक हार्मफुल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है सेम ब्लड ग्रुप को सेम जो ब्लड ग्रुप पेशेंट का होता है वही ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाना पड़ता है, या फिर आप उसको O ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो। O इसलिए क्योंकि O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता। अगर O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है तो सारी ही बॉडीज जो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है O को। ठीक है, इसलिए O को जो है यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसके पास एंटीजन होगा B और एंटीबॉडी होगी NTA। मतलब ये A एंटीजन वाले को किल करेगा। ठीक, अब किसी के पास अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उसके पास दोनों ही एंटीजन होंगे A एंड B, बट इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। इसका मतलब इसको कोई सा भी ब्लड चढ़ा दो, सब ले लेगा। इसको कोई सा भी ब्लड चढ़ा दो, सारा ही ब्लड ले लेगा। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। बट इसमें भी थोड़ा सा कैच है अभी कि जब अपन आगे आर एच एंटीबॉडी या फिर आर एच ग्रुप सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ अपन देखते हैं आर एच एंटीजन होता है बेसिकली, जिसके पास आर एच एंटीजन होता है ना उसको अपन पॉजिटिव बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो ए बी नेगेटिव जो है ना, मतलब अपन बोल रहे हैं ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, बट ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है, ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, ए बी नेगेटिव जो है ये, सॉरी ए बी नेगेटिव नहीं, हाँ सॉरी, ए बी पॉजिटिव जो है ना ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसको कोई सा भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो ये सारा ही एक्सेप्ट कर लेगा। और ओ नेगेटिव जो है ना ये यूनिवर्सल डोनर है। ए पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ए पॉजिटिव के पास आर एच एंटीजन होता है, ए पॉजिटिव के पास आर एच एंटीजन होता है। मतलब अगर उसको किसी आर एच नेगेटिव वाले में डाल दोगे तो वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। वो चीज़ अपन जब आर एच ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि ए बी पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, बट इसके पास एंटीबॉडी दोनों ही होती है। इसका मतलब अगर ये किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है तो ओ से ही ले सकता है, किसी दूसरे से नहीं ले सकता। अगर ए वाले से लेगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी, बी से लेगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी, ए बी से लेगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, दे सकता है, ले नहीं सकता। ले ये सिर्फ ओ से ही सकता है आर एच कॉम्पेटिबिलिटी देखने के बाद। वो आर एच क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो अपन अभी आगे थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्रांसफ्यूजन के लिए, यानी कि जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे भी पहले ब्लड ग्रुपिंग को देखना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको कोई गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो उसकी बॉडी के अंदर क्लम्पिंग देखने को मिल सकती है, कोगुलेशन देखने को मिल सकता है, या फिर हार्मफुल रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। इसीलिए जब भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है तो पहले ब्लड ग्रुप को मैच कराया जाता है, उसके बाद ही चढ़ाया जाता है, या फिर चेक कराया जाता है कि ब्लड ग्रुप कहीं रिएक्शन तो नहीं करेगा। अगर वो ओ नेगेटिव है तो आप उसको सभी को दे सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से चेक करा जाता है। अब जेनेटिक्स की अगर बात करें कि चलो जेनेटिक्स को भी अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कौन से एलील प्रेजेंट होने पे कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। अब देखो जो ब्लड ग्रुप है ना इसमें 3 एलील आपके पास बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 एलील जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। ये थोड़ा जेनेटिक्स का पार्ट हो गया, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक से ज़्यादा जीन जो है किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे। तो 3 जीन कौन कौन से होती है, सॉरी एक जीन के 3 एलील कौन कौन से होते हैं, आई ए, आई बी एंड आई। ठीक है, अब इनमें से कौन सा प्रेजेंट होने पे कौन सा ब्लड ग्रुप दिखेगा वो देखते हैं। अगर आई ए और स्मॉल आई प्रेजेंट है, या फिर आई ए और आई ए प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है कौन सा, ए। अगर आई बी एंड आई या फिर आई बी और आई बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा बी। अगर दोनों के दोनों स्मॉल आई प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है ओ। बट आई ए एंड आई बी अगर साथ में प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है ए बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है ए बी। अब समझना ये वाला जो केस है आई ए स्मॉल आई या फिर आई ए तब देखने को मिलेगा ए ब्लड ग्रुप, इस वाले केस में बी ब्लड ग्रुप, इस वाले केस में ओ ब्लड ग्रुप, और इस वाले केस में ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये वाला जो केस है ना ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। ये भी एक जेनेटिक्स का पार्ट है, बट सिंगल वर्ड में अपन याद रख सकते हैं। ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब जहाँ दोनों ही एलील खुद को एक्सप्रेस करते हैं इक्वल अमाउंट में। ठीक है, दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। और ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एज अ होल देखा जाए तो ये एग्जांपल है पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का। मतलब पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब जहाँ पे 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग की। आरएच ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है समझना। आर एच बेसिकली रिहर्सस, आर एच जो है रिहर्सस इसलिए क्योंकि रिहर्सस मंकी करके जो था, रिहर्सस मंकी जो है उसमें अपन को ये वाला एंटीजन देखने को मिला था, वहाँ से इसको डिस्कवर करा गया था। ठीक है, मतलब रिहर्सस मंकी में इस एंटीजन को डिस्कवर करा गया था, इसलिए इसको रिहर्सस, इसलिए इसको आर एच एंटीजन या फिर डी एंटीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, आर एच एंटीजन या फिर डी एंटीजन। तो द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लासीफाई ब्लड बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर एच फैक्टर, स्पेसिफिकली द एंटीजन डी ऑन रेड ब्लड
सेल्स। अपन ने अभी तक देखा एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होते हैं, उससे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पर हम पूरा पढ़ते हैं। ये एक और एंटीजन है डी, और इसका सिंपल सा फंडा है, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। वही अपन बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, वो इसी कारण से बोलते हैं। तो डिटरमाइनिंग इफ अ पर्सन इज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, अगर डी एंटीजन उसके पास है तो वो RH पॉजिटिव है, नहीं है तो वो RH नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करता है RH फैक्टर या फिर डी एंटीजन होता क्या है। तो द प्राइमरी एंटीजन इन द RH सिस्टम, इट्स प्रेजेंस मेक्स ब्लड टाइप पॉजिटिव और एब्सेंस मेक्स इट्स नेगेटिव। मतलब एक प्राइमरी एंटीजन है, अगर ये प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, या एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। एलो इम्यूनाइजेशन एक टर्म है, एलो इम्यूनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस वेयर एन RH नेगेटिव पर्सन मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड आफ्टर एक्सपोजर, ट्रांसफ्यूजन या फिर प्रेगनेंसी। जैसा अपन ने बोला था ना कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ए में क्या होता है, अगर किसी पास ए एंटीजन है उसको बी वाला दोगे तो वहाँ पे भी एंटीबॉडीज बनती है, एंटी बी। ऐसा यहाँ पे है कि अगर किसी पर्सन के पास डी एंटीजन एब्सेंट है, डी एंटीजन एब्सेंट है, उसको आपने ऐसा ब्लड ग्रुप दे दिया जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट था, तो जो एब्सेंट वाले जिस पर्सन के अंदर डी एंटीजन एब्सेंट था, उसकी बॉडी डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और उसको किल करने की कोशिश करेगी। कब कब देखने को मिल सकता है ऐसा, ट्रांसफ्यूजन में भी, प्रेगनेंसी वगैरह में, या फिर अगर अलग से भी आप दोनों ब्लड को एक्सपोजर देते हो तो भी देखने को मिल सकता है। अब ये RH नेमिंग किस बेसिस पे हुई, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। रियसस मंकी में इसको डिस्कवर कराया गया था कि ठीक है, लैंड स्टिनर एंड विनर करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर करा था। ठीक है, और रियसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको RH ग्रुपिंग सिस्टम या फिर RH फैक्टर भी इसको अपन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसको चेक करना पड़ता है कि अगर RH पॉजिटिव है तो उसको RH पॉजिटिव वाले पर्सन का ही ब्लड ग्रुप जाना चाहिए, अगर नेगेटिव है अगर पॉजिटिव है तो उसके पास नेगेटिव का भी जा सकता है, पॉजिटिव का भी, बट अगर कोई RH नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव का ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप गया, अगर नेगेटिव वाले में आपने RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप दे दिया तो उसकी बॉडी जो है वो डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और एक हार्मफुल रिएक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है। एक केस हो रहा है प्रेगनेंसी का, इसको ध्यान से समझना। प्रेगनेंसी का केस क्या है कि मान लो RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, मतलब मदर के पास जो है आपके पास RH नेगेटिव ब्लड है और जो फीटस है उसके पास RH पॉजिटिव है। अब ये कैसे हो सकता है, ये तब हो सकता है जब जो फादर है ना, फादर RH पॉजिटिव हो। अगर फादर RH पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियसली हो सकता है। तो अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस अगर RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि मान लो अगर मदर का और फीटस का या फिर चाइल्ड का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, तो चूंकि मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है और फीटस का जो है RH पॉजिटिव है, तो जो मदर का ब्लड है ना वो एंटीबॉडी बनाएगा डी एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, और जब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो दोनों आपस में कनेक्ट, मतलब ये दोनों ब्लड जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे। बट जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तब तक मदर का जो ब्लड है वो एंटीबॉडी बना चुका है डी एंटीजन के अगेंस्ट। अब अगर सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे जो ये जो एंटीबॉडी है डी एंटीजन के अगेंस्ट, ये उस फिटस के ब्लड में जाके वहाँ पे डी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, और जिसकी वजह से जो चाइल्ड है उसमें बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। फिटस में बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। तो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, और इसको अवॉइड करने के लिए ना फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि उस एंटीबॉडी को किल कर दें। जो एंटीबॉडी बनी है ना डी एंटीजन के अगेंस्ट, उसको किल कर दो, उसके लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस जो है ये भी पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया तो बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।